गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एनर्जी पढ़ेंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हम एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करेंगे। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए भाई, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैंने आपसे ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी भी होगी। जब ये दोनों एनर्जी वर्क करेंगी तो हमारे पास एनर्जी हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए जब हम एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेक्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो हम यहाँ एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे। एनर्जी डेंसिटी of EM wave is energy per unit volume। ये आपने ध्यान रखना है, जिसको हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं, दैट इज टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी होगी। अब एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। मैं आपको ये कहता हूं एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को यू ई से लिख देते हैं, जो हमने क्या पढ़ी थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। बोलो भाई पढ़ी थी कि नहीं? और अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है भाई? यू बी इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट इनटू बी स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है? दैट इज बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो क्या कहा जाएगा? EMW। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल जो एनर्जी डेंसिटी है उसको U से लिखेंगे, यू ई प्लस यू बी। क्लियर है? अब U इज इक्वल टू क्या कहा हमने? 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर प्लस 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। समझ आ गया? तो यहां हमने आपको टोटल एनर्जी डेंसिटी के बारे में बता दिया है। मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM wave, then we take ERMS at place of E and BRMS at place of B। ये कहता है कि अगर आपने एवरेज एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो एवरेज के लिए फिर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेकर चलेंगे। मेरी बात समझ आ गई? हम यहां क्या लेकर चलेंगे भाई? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देन यू एवरेज इज इक्वल टू स्मॉल यू लेना है, यू एवरेज इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट बी आर एम एस। ये हमारे पास एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। समझ आ गया? हम एवरेज एनर्जी डेंसिटी को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। पहले एक स्नैप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर हम इसको और आगे बढ़े, सॉरी चलो हम लिख देंगे, वैसे ये लिखा हुआ है, साफ कर देता हूं।
हम एवरेज की बात कर रहे हैं, इसको बाद में साफ करेंगे। तो यू एवरेज इज इक्वल टू हमारे पास क्या गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट बी आर एम एस। अब एक बात ध्यान से समझिए, हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वी नो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ई आर एम एस क्या होता है आपको पता है, ई नॉट बाई रूट 2 होता है, और बी आर एम एस भी क्या होता है, वो होता है भाई बी नॉट बाई रूट। ये सब हम जानते हैं। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यू एवरेज हमारे पास क्या निकल जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा भाई ई नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर बाई 2। मतलब हम इनकी पीक वैल्यू की टर्म में भी इनकी एनर्जी डेंसिटी बता सकते हैं। दैट यू एवरेज इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास एवरेज एनर्जी डेंसिटी आ गई, दैट इज द इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू। अब हम एक फॉर्मूला और बताते हैं आपको। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई, वी नो C इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, पढ़ चुके हैं हम ये पहले। और क्या पढ़ चुके हैं 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। C इज इक्वल, अगर हम मान लीजिए ई नॉट की जगह बी नॉट पुट करते हैं, ई नॉट की जगह पर क्या पुट करते हैं भाई, ई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे C इंटू बी नॉट, तो हमारे पास क्या आएगा मैं आपको पहले अलग से करके बताता हूं। बेटा अगर हम कहें तो ये एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम क्या कह रहे हैं यू ई एवरेज इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बेटा। मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा यू ई एवरेज अगर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाल रहा हूं मैं, ये दोनों नहीं ले रहा हूं। कभी आप सोच रहे हो सर ने ये छोड़ दिया, नहीं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। मैंने क्या कहा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट की वैल्यू क्या रखी जाएगी भाई सी इंटू बी नॉट, तो क्या हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। और बेटा सी की वैल्यू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट है, हमने सी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया वैल्यू पुट कर दी एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, दैट इज म्यू बी। मतलब हम क्या कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एवरेज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह सकते हैं हम यू ई इज इक्वल टू यू। समझ आ गया होगा। यू ई इज इक्वल टू क्या कह सकते हो आप यू बी कह सकते हो। कोई प्रॉब्लम है? अब ध्यान से देखिए यू ई इज इक्वल टू यू बी आ गया आपके पास। अब देखिए मान लीजिए आप इन दोनों को टोटल करते हो, किसी की टर्म में भी बताना चाहते हो, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। आप सोच रहे हो सर आपने ये दोनों एक साथ क्यों लिखे, दोनों सेम क्यों लिखे? क्योंकि हमने अभी अभी बताया था कि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यू बी की वैल्यू जो थी 1/4 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर, ये इसके इक्वल है क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गई इक्वल हो गई। अगर ये इक्वल हो गई तो इसकी जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास u इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर, और ये भी कह सकते हो 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी है। समझ आ गया? एवरेज एनर्जी डेंसिटी है ये आपके पास। किसकी वैल्यू आ गई? एवरेज एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ गई। समझ आ गया होगा। अगर आप इनको ERMS के टर्म में लिखना चाहते हो तो ये ERMS/√2 करके वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गया? तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है। अब उसके बाद अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इसका भी एक स्नैप ले लीजिए। अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आई से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बता देते हैं, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है भाई। ये होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बट निकालनी है हमने। मैंने कहा कि ये हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना रहे हैं और ये एक सरफेस नहीं है, मैं कह रहा हूं कि यहां तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है, ये सब वेव की डायरेक्शन है। मैं कहता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये L है, जिसको वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई डेल टी टाइम कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वेलोसिटी को मैं c लिख देता हूं बेटा, c इंटू डेल टी। मीन्स हम यहां क्या कहेंगे, c स्पीड ऑफ EM वेव, डेल टी टाइम ट्रेवलिंग ऑफ EM वेव। क्लियर। अब EM वेव कितने एरिया में से जा रही है, तो जो ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये आपके पास जो है, ये आपके पास A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया जिसको A बता देते हैं, समझ आ गया। A एरिया में से पास हो रही है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस वॉल्यूम में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ध्यान से देखिए, हम क्या कहेंगे भाई, अगर हम यहां से एनर्जी की बात करते हैं, U, ये आपके पास क्या है, एनर्जी, तो आप क्या कहोगे, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। अभी अभी पढ़ा था, क्योंकि U इज इक्वल टू ये कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम लिखा था कि नहीं। अगर ये वॉल्यूम इधर जाएगा तो एनर्जी आ जानी चाहिए। हमने क्या कहा, हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं भाई। अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो एरिया मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस होता है, यही होता है। अब A एरिया में से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रही है डेल टी टाइम में, डिस्टेंस कितनी है, c इंटू डेल टी। ये आपके पास क्या आ गया भाई, वॉल्यूम आ गया। मतलब आपके पास जो एनर्जी है U A C इंटू डेल टी, ये आपके पास एनर्जी आ गई। मेरी बात समझ गए। अगर आप यहां से एरिया और डेल टी को इधर लेकर आते हो, U अपॉन एरिया इंटू डेल टी इज इक्वल टू U मल्टीप्लाई बाई क्या बचा आपके पास, C। बेटा U आपके पास एनर्जी है, मैं यहां लिख रहा हूं एनर्जी अपॉन A क्या है आपके पास, एरिया, डेल टी क्या आपके पास, टाइम, इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई स्पीड ऑफ लाइट। और इसको हमने इंटेंसिटी कहा, I इज इक्वल टू U मल्टीप्लाई बाई C। तो आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया, इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला तो रही रहेगा, इज इक्वल टू हम कहेंगे एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई स्पीड ऑफ वेव। ये भी एक फॉर्मूला आ गया आपके पास, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई स्पीड ऑफ वेव। तो यहां हमने क्या बताया आपको, इंटेंसिटी ऑफ वेव के बारे में बताया, ठीक है। अगला पॉइंट, ये स्नैप ले लीजिए पहले, फिर अगला पॉइंट करते हैं। मोमेंटम ऑफ वेव, क्या बता रहे हैं भाई, मोमेंटम ऑफ वेव। मोमेंटम ऑफ वेव होता है बेटा एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, ये मोमेंटम होता है। समझ आ गया, मोमेंटम को P से लिखते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है भैया, एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ वेव, एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ वेव। ये बात जरूरी याद रखिए, समझ आ गया। मतलब आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू U बाई C, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए when wave
reflect from a surface, then change in momentum. अगर किसी सरफेस से ये रिफ्लेक्ट होती है, मान लीजिए आपने कहा कि इधर मोमेंटम p है, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई और वापस आ गई, तो क्या हो गया, माइनस p हो गए। मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बेटा, चेंज इन मोमेंटम को हम 2p लिख देंगे, क्योंकि क्या कहेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां कहोगे फाइनल माइनस p है, इनिशियल p है, तो माइनस 2p हो जाना चाहिए। मतलब आप क्या कह दोगे, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2u बाई c, क्योंकि पहला मोमेंटम क्या था आपके पास 2, ये 2p हो गया ना, फिर आपके पास चेंज इन मोमेंटम 2u बाई c, और माइनस का साइन मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। तो आपसे ये कहा जाए व्हाट इज द मोमेंटम ट्रांसफर बाय वेव ऑन द सरफेस, मोमेंटम ट्रांसफर बाय em वेव ऑन सरफेस। सरफेस पर कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, 2u बाई सी। वेव का जो चेंज इन मोमेंटम था वो माइनस 2u बाई सी था, और उसने अपने मोमेंटम को सरफेस में ट्रांसफर किया, तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि जितना मोमेंटम उसका चेंज हुआ है उतना ही अपोजिट साइन उसका ये मोमेंटम ट्रांसफर करने का आ जाएगा। समझ आ गया? तो यहां तक हमने बताया। उसके बाद है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईएम वेव, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईएम वेव। पहले इसको नोट करिए फिर बताते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईएम वेव। बेटा प्रेशर को P से लिखेंगे, दैट इज इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ वेव, ये याद रखिए। मीन्स प्रेशर को PR रेडियंट प्रेशर बोलते हैं बेटा, इसको रेडियंट प्रेशर, ये बात भी याद रखिए। इसको रेडियंट प्रेशर बोलते हैं, PR से लिखते हैं। कभी आप P मोमेंटम समझ जाओ, ऐसा नहीं है। I अपॉन C, इंटेंसिटी आपको पता है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होती है। समझ आ गया कि नहीं? और जब आप अपॉन स्पीड ऑफ लाइट करोगे तो अपने आप ही आपके पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, जो आपके पास प्रेशर आएगा, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईएम वेव ऑन सरफेस, दैट इज ईएम वेव ऑन एनी सरफेस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियंट प्रेशर। इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, रेडियंट प्रेशर बोलते हैं। समझ आ गया? ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे। अब मैं आपको बताता हूं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। हमने ईएम वेव के 2 लेक्चर पढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव की आपने प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है, ठीक है? हम ईएम वेव की प्रॉपर्टी के बारे में समझ रहे हैं। तो देखिए बेटा, ईएम वेव की प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए हमने अभी तक काफी सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, मैं कुछ 8-10 पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। अगर हम ईएम वेव की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ईएम वेव को कहां से प्रोड्यूस किया जाता है, तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस ईएम वेव। सेकेंड पॉइंट, स्पीड ऑफ ईएम वेव इज इक्वल टू c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, कह सकते हैं भाई। थर्ड पॉइंट, स्पीड इन मीडियम क्या हो जाती है, देखिए c इज इक्वल टू, आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/√ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। मतलब क्या लिख दोगे आप, म्यू नॉट इंटू म्यू आर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। हो गया? अब क्या हो जाएगा बेटा, c/√ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये आपके पास किसी मीडियम की स्पीड हो जाएगी, मीन्स डिक्रीज हो जाएगी। अब अगला पॉइंट, ईएम वेव जो है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज प्रोपगेट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
और प्रोपगेट करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। और यहीं पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज, ये सेम फेज में होते हैं। मेरी बात समझ गई? इनका फेज क्या होता है? हमेशा सेम होता है। आपको पता होगा, आपने जो ग्राफ बनाया था वो यूं बनाया होगा, यूं बना दिया, और उसके बाद आपने जेड एक्सिस का ग्राफ भी यूं बनाया था। इनका फेज नहीं बदला था आपने, फेज आपने ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, याद होगा आपने यही लिया था साइन एंगल के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी। अगला पॉइंट, अब स्पीड के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये भी हम आपको बता चुके हैं। नेचर में कैसी होती है भाई? ट्रांसवर्स होती है। इसका नेचर ट्रांसवर्स होता है। मतलब ट्रांसवर्स का मतलब है कि जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है उसके परपेंडिकुलर मोशन मिलेगा। मतलब वाइब्रेशन अलग डायरेक्शन में है और मोशन अलग में है। वाइब्रेशन एक अलग प्लेन में है, मोशन अलग में है। तो जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है वो तो यू वर्टिकली हो रहा है और जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। समझ आ गया? तो ये एक दूसरा पॉइंट है। क्लियर? अब उसके बाद देखिए हमने क्या कहा भाई, ट्रांसवर्स नेचर के बारे में बता दिया। अब इसके बाद अगर हम इनकी इंटेंसिटी की बात करें, अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें, तो ये सभी हम अभी अभी निकाल कर आपको बता चुके हैं। इनकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होती है एनर्जी डेंसिटी। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काफी रूल्स फॉलो करती हैं। दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, रिफ्रैक्शन को फॉलो करती है, ट्रांसमिशन को फॉलो करती है, पोलराइजेशन होता है, वेव का पोलराइजेशन कर सकते हो, वेव इसके अंदर इंटरफेरेंस होता है, सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है। ये सब रूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉलो करती है। इसके मोमेंटम के बारे में बता सकते हो। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी अभी बताया था। क्या बताया था भाई? एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। कोई एक दो प्रॉपर्टी गलती से छूट गई हो तो आप पढ़िए, समझिए। अगर उस प्रॉपर्टीज के बारे में हमने नहीं पढ़ाया हो तो आप हमसे पूछना। क्लियर है भाई? तो यहां तक तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया था। अगला जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। क्या है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहां हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि जो वेव है उनका स्पेक्ट्रम हुआ है वो डिवाइड हो गई है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो गई है। अब वो अलग अलग हो गई, उनकी फ्रीक्वेंसीज, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी वेवलेंथ, उनकी प्रोडक्शन, उनके यूजेज, उनके बेस पर हमने उन सभी को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, बट उन वेव्स को अब हम उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर अलग अलग पढ़ेंगे। समझ आ गया? और उनको याद रखने के लिए मैं एक लाइन बोल रहा हूं, को जी एक्स यू वी, कोजी एक्स यू वी इमरा, ये लाइन याद रखना। कोजी एक्स यू वी इमरा, क्या याद रखोगे? कोजी एक्स यू वी इमरा मीन्स सबसे पहली जो है वो है कॉस्मिक, सेकंड है जी, जी का मतलब है गामा, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। उसके बाद आती है एक्स रेज, उसके बाद आती है अल्ट्रा वायलेट, यू से क्या बनेगा? अल्ट्रा वायलेट रेज। उसके बाद वी, वी का मतलब होता है विजिबल लाइट, विजिबल रे।
उसके बाद आई, आई का मतलब है इंफ्रारेड। आपको याद हो जानी चाहिए, शायद केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ी हो। एम, एम का मतलब है माइक्रोवेव। उसके बाद आर ए, इसको बोलते हैं रेडियो वेव। ये जो हमने बताई है, ये अगर आप अप से डाउन जाओगे तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ बताओगे, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। इनकी वेवलेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज। अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो आप ये कहोगे इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, या यहां से ऊपर से नीचे जाओगे तो आप कहोगे डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ये भी कह सकते हैं। इंक्रीजिंग वेवलेंथ, जो ये लाइन हमने बोली है, ये लाइन अगर हम चलेंगे तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होगी। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कॉस्मिक रे की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, गामा इन सभी की क्या होती है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और यहां पर मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्लियर है भाई? यहां हम कहेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ, यहां हम कहेंगे मिनिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम वेवलेंथ, यहां तक समझ आ गया? अब देखिए ध्यान से, जो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग है, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब आप ध्यान से देखना, अपनी बुक में, आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है। उस टेबल में मैं आपको बताता हूं, काफी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। इन्होंने भी इसी तरह से इन्होंने यहां से शुरू किया हुआ है, रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा। कॉस्मिक का जिक्र नहीं किया हुआ है, बस यहां तक है, गामा तक है। समझ आ गया? अब मैं आपको बताता हूं बेटा, देखिए जैसे विजिबल लाइट है, विजिबल रे है, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। विजिबल की अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो हमें मालूम होनी चाहिए, विजिबल की जो वेवलेंथ होती है वो 400 मैक्सिमम ऊपर होनी चाहिए ना, ये मैक्सिमम वेवलेंथ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऊपर कम होनी चाहिए, नैनोमीटर। और 400 से 800, 400 टू 800 नैनोमीटर समथिंग इनकी रेंज होती है। समझ आ गया? अब हम वेवलेंथ की और इनकी बात करते हैं तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और आपको पता है VIBGYOR पढ़ते हो ना, मीन्स वायलेट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एंड रेड कलर वेवलेंथ है 800 नैनोमीटर। नैनोमीटर मीन्स 400 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ मीटर। पॉइंट क्लियर हो गया? और ये आ गया 800 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹। तो ये सब पॉइंट्स है विजिबल के लिए, बट हम अकेला विजिबल नहीं पढ़ेंगे, विजिबल हमें अच्छे से याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये सब इनकी फ्री, ये वेवलेंथ की रेंज मैंने बताई है। विजिबल का मतलब है जो हम देखते हैं, विजिबल का मतलब क्या है? जो हम देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकल है, वैसे तो हम बता सकते हैं हर एक के बारे में। आप देखोगे तो आपकी बुक में रेडियो वेव के बारे में सबसे पहले बता रखा है। देखिए, रेडियो वेव के बारे में अगर आपने याद भी रखना है, इनकी बैंड विड्थ को याद रखना है, तो आप अच्छे से याद रख सकते हो। आपने रेडियो चलाया होगा तो आपने उसमें FM चलाते हो, AM चलाते हो, दोनों रेडियो वेव है। टीवी भी रेडियो वेव्स में आता है, टेलीविजन जो वेव्स होती हैं वो भी रेडियो वेव में होती है। AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब इनकी भी मेगाहर्ट्ज में होती है, किलोहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी होती है। आपने देखा होगा 93.5 रेड FM। तो इनकी रेंज, जो भी आपने जितने भी चैनल 93, 91.1, 92.5, 92.7, ये सब 88 to 108 मेगाहर्ट्ज तक होते हैं। ये आपको मैं बता देता हूं, ठीक है? इनकी रेंज आपसे दी हुई होगी, आपको मिलेगी बेटा। हाँ, रेडियो वेव सबसे पहले फ्रीक्वेंसी बता रखी है 10⁻⁴ टू 10⁻8। मीन्स आप इनके बीच में देखोगे तो यही किलो हर्ट्ज टू मेगा हर्ट्ज के बीच में रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव, FM, टीवी, ये सब इसी में आ जाते हैं बेटा। वेवलेंथ दैट इज ग्रेटर देन 0.1 मीटर,
ग्रेटर देन 0.1 मीटर, तो बहुत ज्यादा वेवलेंथ होती है, वरना वेवलेंथ तो 10⁻⁻14 तक, -22 तक, और ये सब 10⁻⁻³ नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻12 तक चली जाएगी। समझ आ गया? उसके बाद प्रोडक्शन किस तरह प्रोड्यूस किया गया है, ये कहता है रैपिड एक्सेलरेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करते हो, डिक्लेरेट करते हो, उससे आपने इसको प्रोड्यूस किया है। उसके बाद ये कहता है कि इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, तो आप क्या, रेडियो चलाना है तो हम क्या करते हैं, एंटीना लगा देते हैं, एरियल लगा देते हैं। समझ आ गया? टीवी को चलाना है तो एंटीना लगा देते हैं, तो उससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसी तरह से जैसे माइक्रोवेव है तो उसका यूज माइक्रोवेव ओवन में यूज किया जाता है, आपको पता होगा। इंफ्रारेड वेव है, इंफ्रारेड वाइब्रेशन ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस की जाती है, उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग याद करनी है। गामा वेव है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, 10⁻18 to 10⁻24, 10⁻18 to 10⁻24 हर्ट्ज तक होती है, इतनी ज्यादा होती है। और अगर हम उसकी वेवलेंथ की बात करें 10⁻⁻12 मीन्स फर्मीमीटर में आप बता सकते हो, इतनी कम वेवलेंथ होती है। तो ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको बस एक सीरियल में याद करना है, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपने, मेरे हिसाब से हो जाएगा। अब छोटे छोटे दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो मैं एटमॉस्फेरिक लेयर और दूसरा मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बता देता हूं, ये काफी जरूरी है। एटमॉस्फेरिक लेयर्स, हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात कर रहे हैं। हमारे एटमॉस्फेयर की बेसिक हम 4 लेयर्स लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने ये कहा कि ये ग्राउंड सरफेस है, सबसे पहले हमने क्या कहा भाई, ये ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड सरफेस से अगर हम देखें तो 0 से 12 किलोमीटर तक, 0 to 12 किलोमीटर, ये हमारे पास ट्रोपोस्फेयर होती है। ये लेयर हमारे पास किसकी होती है, ट्रोपोस्फेयर होती है। ये 0 से 12 किलोमीटर तक होती है। इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हम 0 से 12 किलोमीटर लेते हैं। इसके अंदर जो एटम्स डेंसिटी होती है ग्राउंड के अंदर, ये कहता है फॉल इन डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड लेवल। यहां पर डेंसिटी डिक्रीज होती है, दैट इज फ्रॉम 1 to 0.1। जो इसकी डेंसिटी है 1 to 0.1 डिक्रीज होती है, 1 से डिक्रीज होकर 0.1 तक चली जाती है जब हम हाइट में जाते हैं। किस में जाते हैं, हाइट में। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। यहां देखेंगे तो 290 केल्विन से 220 केल्विन तक पहुंच जाता है। समझ आ गया? हम क्या कहेंगे, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। हम कहा जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। जब हम ट्रोपोस्फेयर में जाते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है, उस लेयर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता हुआ जाता है। इनकी प्रॉपर्टी के बेस पर ये एक लेयर बनाई जिसका नाम क्या था, ट्रोपोस्फेयर। सेकंड लेयर का नाम स्ट्रेटोस्फेयर। यहां कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज है। ये कहता है कि ये जो लेयर है, ये लेयर 12 किलोमीटर से शुरू होती है, 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर तक जाती है, 50 किलोमीटर। और इसी लेयर के अंदर ओजोन लेयर आती है। इसी लेयर के अंदर क्या आती है भाई, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर यहां हम ये कहते हैं कि ये जो बीच में है, यहां बना देते हैं 15 किलोमीटर की, 15 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर, ये ओजोन लेयर है। ये क्या है हमारे पास, ओजोन लेयर, ठीक है, जिसमें O3 होती है। आपको पता है हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी ऑक्सीजन होती है। O3 लेयर, ओजोन लेयर जो होती है, इसमें O3 के मॉलिक्यूल्स होते हैं।
अब उसके अंदर ये क्या करती है, ये हाई इंटेंसिटी या हाई फ्रीक्वेंसी की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो सन से आ रही है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। यहां जो हम देखते हैं, यहां अगेन टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होकर 220 केल्विन टू 280 केल्विन तक चला जाता है। ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, समझ आ गया। इस स्ट्रेटोस्फेयर लेयर की जो डेंसिटी है ये और डिक्रीज हो जाती है, ये हो जाती है 10⁻⁻1 टू 10⁻⁻3। ठीक है भाई, यहां इसके अंदर जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनकी डेंसिटी और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। तीसरी है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर ये भी एक एटमॉस्फेरिक लेयर है जो 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर की होती है। ठीक है भाई, मीजोस्फेयर। और यहां पहले में हमने क्या बताया था, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, अगले में टेम्परेचर फिर दोबारा इंक्रीज हुआ था, और उससे अगले में टेम्परेचर अगेन डिक्रीज हो जाता है 280 केल्विन टू 180 केल्विन तक पहुंच जाता है, अगेन टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। समझ आ गया, पॉइंट क्लियर है। ये मीजोस्फेयर में होता है जो 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर होती है, और यहां डेंसिटी भी अगेन इंक्रीज हो जाती है 10⁻⁻3 टू 10⁻⁻5 तक पहुंच जाती है। क्लियर है। और उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट की जो है वो आयोनोस्फेयर है। आयोनोस्फेयर की अगर हम बात करें तो ये 80 किलोमीटर से शुरू होती है और 400 किलोमीटर तक जाती है, ये आगे कंप्लीट 400 किलोमीटर तक जाती है। समझ आ गया। और आयोनोस्फेयर की भी लेयर बनाई गई है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, और उनके भी नाम रखे हुए, बट आपने याद रखना है आयोनोस्फेयर है। अब आयोनोस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर की बात करें तो अगेन टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है 180 केल्विन टू 700 केल्विन, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर। फर्स्ट लेयर में इंक्रीज हुआ, अगले लेयर में ये फर्स्ट लेयर में डिक्रीज हुआ, अगली लेयर में अगेन इंक्रीज हुआ, उससे फिर डिक्रीज हुआ, अगेन इंक्रीज हुआ, बारी बारी है। आयोनोस्फेयर की जो लेंथ है वो 400 किलोमीटर होती है, और इसमें जो आयन्स डेंसिटी है वो 10⁻⁻5 टू 10⁻⁻10 तक चले जाते हैं, और भी कम हो जाती है। ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक लेयर है। यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, एक आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप काफी दिन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम क्या कहते हैं कि सन रेडिएशन जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उसमें से जो ओजोन लेयर है उसको क्रॉस करके और अर्थ सरफेस पर आ जाती है। अर्थ सरफेस तक आते आते इनकी इंटेंसिटी वीक हो जाती है, इनकी एनर्जी वीक हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्लाउड्स के साथ कोलिजन होता है और अगेन रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, और इस तरह की जो ये लेयर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है तो ये इन मॉलिक्यूल्स को हीट कर देती हैं, और हमारा यहाँ का जो टेम्परेचर है, अर्थ एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूनिट थी। आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ना, कोई प्रॉब्लम्स हो तो शेयर करना। हम नई यूनिट शुरू करेंगे कल से अगले लेक्चर में। थैंक यू।